अस्सलाम वालेकुम एंड नेक्स्ट यूट्यूब टॉपिक इज़ अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हम एफसीपीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसएमएलई बुक। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस समझ आ रही है कि कोई ना कोई चीज़ आएगी, कोई एक्शन होगा, उसके रिस्पॉन्स में रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन किस तरह का होगा। एक जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना उससे ज़्यादा भर के रिएक्शन होगा हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हमारी बॉडी में दिखने को मिलती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो टाइप 1 से टाइप 3 तक होते हैं ना उनमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जबकि जो टाइप 4 होता है ना उसमें कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें जस्ट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 2 में, टाइप 3 में क्या होगा, हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। First of all is कि hypersensitivity reactions are the situations where the immune system responds in a way that produces tissue injury instead of protection। तो ये hypersensitivity ऐसे reactions होंगे जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ही क्या करेगी कि ये इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का होगा वो रिएक्ट करता होगा, और वो ऐसे रिएक्ट करेगा कि नॉर्मल प्रोटेक्शन की बजाय वो हमारी बॉडी को हार्म करने लग जाएगा। तो इस वजह से इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। टाइप 1 को हम एनाफिलेक्टिक या एटोपिक रिएक्शन भी कहते हैं। टाइप 2 को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन कहते हैं। टाइप 3 को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं और टाइप 4 को हम सेल मीडिएटेड रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये सारा जो ग्रीन है ना, ये सारा आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का शो हो रहा है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो आपने सुने होंगे ना, एज़मा हो गया, किसी को एलर्जी हो गई किसी चीज़ से, तो एक बंदा नॉर्मल है, उसको कुछ भी नहीं होता, वो पोलेंस के पास जाता है, वो पेट्स के पास जाता है, कारपेट्स पे चलता फिरता है, कुछ एक नॉर्मल पर्सन है उसको कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि उनको पोलेंस जैसे ही सीजन्स चेंज हों, उनके पास पेट्स वो रखें, या कारपेट्स, अगर वो कारपेट्स में रह रहे हैं तो डस्ट से या किसी भी चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से ना, या परफ्यूम से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। उनकी बॉडी जो है ना वो क्या करती है कि एक नॉर्मल से जो स्टिमुलस होता है ना, ये जो चीज़ें होती हैं, ट्रिगर्स होते हैं, इनके अगेंस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाती है बॉडी। एक नॉर्मल बंदे की रिएक्ट नहीं करती, इन लोगों की क्यों रिएक्ट करती है जी? तो वो एक्चुअली उनमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, एनाफिलेक्टिक या एटोपिक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक एलर्जन होता है और इम्यून सिस्टम बॉडी का उस एलर्जन के अगेंस्ट कैसे अटैक करता है कि जैसे ही वो एंटीजन आती है ना, एंटीजन आती है ना, तो वो क्या होती है कि उनकी बॉडी में होता क्या है, ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनकी बॉडी में क्या होता है कि उस एंटीजन के खिलाफ क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडी जो होती है ना वो आ जाती है। वो आईजीई जाके ना मैस्ट सेल्स के ऊपर जाके लग जाती है, और फिर क्या होता है कि वो पोलेंस, पहली दफ़ा जब अटैक उन पोलेंस उसकी बॉडी में आए तो आईजीई एंटीबॉडी जाके मैस्ट सेल्स के साथ चिपक गई। लेकिन वही पोलेंस जब अगेन आएंगे उसके पास, उसकी बॉडी में, तो क्या होगा कि ये अब ऑलरेडी लगी हुई आईजीई एंटीबॉडी जो मैस्ट सेल्स के ऊपर होगी ना, वो अब क्या करेगी कि ना, अब मास्ट सेल्स को तोड़ देगी। मास्ट सेल्स जो है अपने अंदर से चीज़ें बाहर निकालेंगे, मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर उसकी बेसिस पे कि मास्ट सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, एक इमीडिएट फेज़ होता है, एक लेट फेज़ होता है। कि शुरू में जब जैसे ही पोलन आया तो आईजीई जो मास्ट सेल्स के साथ लगी हुई थी, आईजीई एंटीबॉडी के ऊपर आके वो एंटीजन लगी, और मास्ट सेल्स ने कहा कि ये जो है ना अब मुझे हमला करना चाहिए इस एंटीजन के खिलाफ, इस पोलन के खिलाफ, इस डस्ट के खिलाफ। ठीक है, तो वो मास्ट सेल्स क्या करते हैं, वो अपने कुछ रिएक्शंस, कुछ चीज़ें रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं अपने ग्रैन्यूल्स में से ना, कुछ चीज़ें रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं जिनको इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं। तो वो जो इमीडिएटली उसी वक्त सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे ना मिनट्स के अंदर, उनको हम कहेंगे वो इमीडिएट फेज़ रिएक्शन है, जिसमें क्या क्या है, हिस्टामिन है, ट्रिप्टेज है और ल्यूकोट्रीन्स है। ठीक हो गया। तो हिस्टामिन जो है ये आपको मशहूर ज़माना, आप एंटी हिस्टामिन्स भी देते हैं, किसी को एलर्जी हो गई किसी चीज़ से तो हम एंटी हिस्टामिन्स लिख देते हैं ना उन लोगों को। तो ये एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली हिस्टामिन को काम करते हैं ना। तो हिस्टामिन बेसिकली क्या है कि ये सबसे पहला रिलीज़ होने वाला अर्लीस्ट केमिकल है, और वेजो एक्टिव अमाइन इसको हम कहते हैं। ये इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है। और दूसरा होता है ट्रिप्टेज। ट्रिप्टेज जो होता है ना, ये हमें बताता है, हम इसको मेजर करते हैं, जैसे हमें ट्रिप्टेज एलिवेटेड मिलेगा ना तो हमें यही समझ आएगी कि मैस्ट सेल्स डीग्रेनुलेट हुए हुए हैं, मैस्ट सेल्स एक्टिवेट हुए हुए हैं। एक ल्यूकोट्रीन्स का आपने नाम सुना होगा,
ये भी रिलीज़ होते हैं। और ये इमीडिएट फेज़ के अंदर। फिर होता है लेट फेज़, कि ये नहीं होता कि एक इमीडिएट इवेंट हुआ और ये हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ हो गई, इन्होंने वेज़ोडाइलेशन वगैरह करा दी और बॉडी में एलर्जी स्टेट हो गई, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन शुरू हो गई, पेशेंट को एज़मा का अटैक आ गया। तो ये नहीं होता कि वो हो गया तो उसके बाद मिनट्स में ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा, नहीं। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ना क्या होते हैं कि ये जो चीज़ें रिलीज़ हुई होती है ना, ये कीमोकाइंस वगैरह, ये ना ईओसिनोफिल्स को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स स्पेशली जैसे जिसमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं, लेकिन एलर्जिक रिस्पॉन्स में आपको पता है पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं या एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं, उसमें ईओसिनोफिल्स रिलीज़ होते हैं। तो ईओसिनोफिल्स जब आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो लेट जाके जब रिलीज़ होते हैं ना, तो वो वहाँ पर और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कराते हैं और ज़्यादा टिश्यू डैमेज कराते हैं। तो इसमें टेस्टिंग हम कैसे करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे के अंदर, फ़लाँ बंदे के अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। वो आपके पास आएगा, डॉक्टर साहब मैं जो ना मुझे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को फूड से एलर्जी हो गई है, मैंने फ़लाँ बादाम खाया था और जी उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे साँस का मसला होने लग गया, मुझे रेडनेस बॉडी पे होने लग गई, तो ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। फिर कुछ कहते हैं मैंने फ़लाँ दवाई खाई और उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। फिर उसने एक मेडिसिन कोई ऐसी, कि कुछ लोग होते हैं जिनको ये जो नहीं होती बी स्टिंग्स, ठीक है, उन्होंने बाइट किया होता है तो उसके बाद उनकी बॉडी में इस तरह की हालत हो जाती है। कुछ लोगों को एज़मा का अटैक आता है, तो वो एज़मा के पेशेंट्स होते हैं ना, तो हम एक्चुअली ना चेक करते हैं कि एक्चुअली कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इनकी बॉडी में रिएक्शन शुरू हो गया। तो हमने क्या करना होता है कि हमने स्किन टेस्ट करना होता है। हमने वही जो एंटीजन वो बता रहा होता है कि ये फ़लाँ एंटीजन से मुझे मसला है, हमने वही स्किन टेस्ट करना होता है कि कौन सी एंटीजन जो है ना इसकी बॉडी में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट कर रही है। इसके अलावा हम एलाइज़ा टेस्ट करते हैं, जो ब्लड टेस्ट होता है, ये हमें एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई डिटेक्ट कर दे देता है कि इसकी बॉडी में आईजीई जो है ना वो एलिवेटेड हुए हैं। तो हमेशा याद रखना है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एसोसिएटेड विद एलर्जी, मैस्ट सेल्स, आईजीई एंटीबॉडीज़, ईओसिनोफिल्स। और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी, फिर किसी बी स्टिंग एलर्जी हो गई, एज़मा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आती हैं। तो इसको हम जो है ना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को, टाइप 1 को फर्स्ट एंड फास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो ये टाइप 1 है, मतलब फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन है, और ये फास्ट है कि एकदम से इमीडिएट फेज़ जो इसका आता है ना मिनट्स में, हिस्टामिन ल्यूकोट्रिन्स वगैरह के रिलीज़ होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आती हैं। आई होप आपको समझ आई होगी कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट इज़ ये जो ब्लू वाला सारा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ रिलेटेड टू टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में बी एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे टाइप 1 में आईजीई एंटीबॉडी थी ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है कि एक्चुअली एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, बस एक चीज़ याद रखनी है कि एक फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल है, उसके ऊपर एंटीजन पड़ी होगी, ठीक है। और इसमें टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल किसी भी सेल सरफेस के ऊपर, जैसे रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एक एंटीजन पड़ी हुई है, और एंटीबॉडी जो है ना उसने कहीं और से आके उस एंटीजन के ऊपर बैठ जाना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कोर कंसेप्ट है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कोई भी सेल सरफेस होगा, जैसे रेड ब्लड सेल हो गया, इसके अलावा कोई प्लेटलेट हो गया, ठीक है, कोई भी जो सेल सरफेस है ना वो हो गया, ठीक है। तो उसके ऊपर इसी तरह हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन पड़ी होती है, और एंटीबॉडी जो है ना कहीं से उड़ के आके ना तो उसके ऊपर आके बैठ जाती है और वो रिएक्शन शुरू हो जाता है। यही होता है ना एक इम्यून रिएक्शन में, क्या एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, एंटीजन किसी जगह पड़ी हुई है और एंटीबॉडी ने उसके ऊपर आके बैठ जाए, ठीक है। तो एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द सेल सरफेस एंटीजन्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स। जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगी ना, फिर मसला शुरू हो जाएगा। मसला क्या होगा, वही जो सेल था ना जिसके ऊपर वो एंटीजन पड़ी हुई थी, उसी सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, उस बेचारे सेल की, वहीं पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी और सेल काम करना छोड़ भी दे सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सेल डिस्ट्रक्शन का क्या सीन है। तो नंबर 1 सेल डिस्ट्रक्शन, नंबर 2 इन्फ्लेमेशन, नंबर 3 सेल डिस्फंक्शन। इसमें डिफरेंट जो है, इसकी अब ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1 होता है सेलुलर डिस्ट्रक्शन, जिसमें क्या होता है कि जिस जगह पे जिस सेल के ऊपर एंटीजन लगी हुई है ना उस सेल ने डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो क्या होता है, कैसे डिस्ट्रॉय होना है कि वो सेल जो है ना वो पड़ा होगा, उसके ऊपर एंटीजन पड़ी होगी और एंटीबॉडी आके ना वहाँ पे आके लग जाएगी उसके साथ। फिर क्या होगा कि कुछ इम्यून मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि वो जो सेल है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और इसके अलावा फेगोसाइटोसिस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के थ्रू या तो सेल जो है ना वो डिस्ट्रॉय होगा, मतलब सेल को खा लिया जाएगा। दूसरा क्या है, नेचुरल किलर सेल्स जो है ना वो आके किल करेंगे सेल्स को, ठीक है। किस तरह से
कि नेचुरल किलर सेल्स ने कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज़ करनी है जिसकी वजह से क्या होता है उस सेल ने डिस्ट्रॉय हो जाना है, ठीक है। फिर आती है हमारी कि इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि जो सेल जो है उसके ऊपर एंटीजन पड़ी हुई है, एंटीबॉडी ने आके उसके साथ लगना है और क्या होना है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने एक्टिवेट हो जाना है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने जब एक्टिवेट होना है तो एफसी रिसेप्टर ने एक्टिवेट हो जाना है और फिर क्या होना है वहाँ पर इन्फ्लामेशन शुरू हो जानी है, ठीक है। और वो सेल जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी। तीसरा क्या है कि सेल डिसफंक्शन हो जाना है, कि सेल इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बस उसका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या तो उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। या मतलब ब्लॉकेज किस तरह से कि वो काम ही नहीं करना, काम ही बंद कर देगा। जो सेल उसने फॉर एग्जांपल उसने सिग्नल आगे पहुंचाना था वो सिग्नल उधर ही अटक जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है ना माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं ना उनके ऊपर आके एंटीबॉडी लग जाती है जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देते हैं। तो काम जब करना छोड़ देंगे आगे सिग्नल ही नहीं जाएगा तो मसल्स जो है वो काम नहीं करेंगे, वीक हो जाएंगे। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है कि एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाएगी, मतलब ये कि उसने काम तो करना है लेकिन नॉर्मल वाला काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपको पता है ना वो ग्रेव्स डिजीज़ होती है, तो ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है एंटीबॉडीज़ आके लग जाती हैं रिसेप्टर के साथ और वो ना उसको स्टिमुलेट करी जाती हैं तो हाइपरथायराइडिज्म के साइंस आने लग जाते हैं ग्रेव्स डिजीज़ में, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो इसमें ना हम टेस्ट करते होते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। एक होता है डायरेक्ट कोम्स टेस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट। डायरेक्ट कोम्स टेस्ट में क्या होता है कि वो जो एंटीजन सेल्स के साथ लगी हुई है ना एंटीबॉडीज़ ने ना उनको जाकर डिटेक्ट करना है, ठीक है। और इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट में क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज़ जो सेल के साथ नहीं लगी हुई ना, अनबाउंड है, उनको डिटेक्ट करना होता है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ को। अब एग्जांपल्स हमें क्या समझ आई हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की। सेलुलर डिस्ट्रक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है। उसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं ना उनके ऊपर एंटीजन्स होती हैं, एंटीबॉडीज़ आके उसके ऊपर लगती हैं और वो जो आरबीसीज होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं और फिर हिमोलिसिस हो जाती है। ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया इसको हम कहते हैं, फिर पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होता है प्लेटलेट्स के ऊपर एंटीजन्स लगी होती हैं और एंटीबॉडीज़ जाके उसके साथ लगती हैं और वो जो है ना वहाँ पर फिर वो सेल की डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। फिर होता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के, किसी की ट्रांसफ्यूजन की हमने, किसी को हमने ब्लड लगाया और वो ब्लड जो है वो नॉर्मल नहीं था, उसका फॉर एग्जांपल बी पॉजिटिव था तो हमने उसको ए पॉजिटिव लगा दिया। तो यही होगा कि उसकी एंटीजन जो है ना जो सेल सरफेस के ऊपर लगी होगी ना तो वो जाके डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे सेल्स, ठीक है, फिर हिमोलिसिस हो जाएगी। इसी तरह हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है जिसको एरिथ्रोब्लिस्टोसिस फीटेलिस भी कहते हैं ना। आपको याद है वो जो मदर जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होती है, बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है, तो फिर क्या होता है कि बेबी के जो आरबीसीज होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। तो इस तरह ना तो वो वाला भी एग्जाम्पल जो है ना इसमें आता है सेलुलर डिस्ट्रक्शन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा जो इन्फ्लेमेशन है ना उसकी एग्जाम्पल है गुड पैस्चर सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा। इसी तरह न्यूमैटिक फीवर है, इसमें भी जो हार्ट के वॉल्स होते हैं ना उनके ऊपर एंटीजन्स लगी होती हैं, एंटीबॉडीज़ आके उनके ऊपर लगती हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है और वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फिर, ठीक है। और इसी तरह हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो होती है ना वो भी इसमें आती है जो है ना इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल्स में, ठीक है। नेक्स्ट सेलुलर डिस्फंक्शन की एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी कि माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें क्या होगा कि ब्लॉकेज हो जाएगी, आगे सिग्नल ही नहीं जाएंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। इसी तरह पेम्फिगस वल्गैरिस भी होता है, ये भी ऑटो इम्यूनिटी स्टेट होती है, इसमें भी ना सेलुलर डिस्फंक्शन हो जाता है। तो ये हमें समझ आ गई कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है और कैसे हम इनको रिमेंबर कर सकते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की हमने बात की कि इसमें आईजीई एंटीबॉडीज़ का क्या रोल होता है। इसकी 2 फेजेस होती हैं, इमीडिएट फेज़ होता है, फिर क्या होता है इमीडिएट फेज़ में वो हमने बात की हिस्टामीन है, ट्रिप्टेज ल्यूकोट्रीन्स हैं। लेट फेज़ की हमने बात की कि उसमें जो मेन एलिमेंट है वो कीमोकाइंस ईओसिनोफिल्स हैं। और फिर हमने जो है ना फर्स्ट एंड फास्ट की बात की, इसको हम फर्स्ट एंड फास्ट क्यों कहते हैं, फिर हमने कैसे टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। फिर एग्जांपल्स हमने डिस्कस की टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की हमने बात की कि इसमें इसकी तीनों टाइप्स क्या होती हैं और उनमें बेसिकली क्या एग्जांपल्स आती हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट कूम्स टेस्ट की हमने बात की। तो ये सारा कुछ हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की, आपको दिखाती हूँ। नाउ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड कहते हैं। टाइप 2 में क्या था कि सेल सरफेस के ऊपर एंटीजन पड़ी हुई थी और एंटीबॉडी उसके ऊपर आके लगी थी। इसमें क्या होता है टाइप 3 में कि एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए होते हैं ऑलरेडी और फिर जाके किसी सेल सरफेस के ऊपर लगते हैं और वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शुरू होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
तो इन टाइप 3 hypersensitivity reaction the problem is not antibodies attacking a cell directly like type 2. इसमें क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी combine to form immune complexes and these immune complexes start causing injury. These complexes are composed mostly of IgG antibodies इसमें होती हैं. तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. अब सबसे पहले आ जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. इसके स्टेप्स हैं कि सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ मिलेंगे. किस तरह मिलेंगे कि बॉडी में सबसे पहले एंटीजन एंटर होगी, एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को पकड़ लेंगी, फिर एंटीजन एंटीबॉडी जो हैं वो अपने आप को अपने का कम्प्लेक्स बना लेंगे और फिर वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस जाके टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये सुने हुए हैं आपने रिएक्शंस, ये वाले जो हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हमने एक डिस्कस किया था टॉपिक अगर आपको याद हो, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में. कि होता क्या है, एक बच्चा होता है उसको फेरेंजाइटिस होता है या उसको कोई स्किन का इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस का. तो क्या होता है कि 2 हफ्ते के बाद उसकी बॉडी में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो एंटीजेंस थी ना स्ट्रेप्टोकोकस की, उसी तरह की एंटीजेंस जो होती हैं ना, उनके ऊपर एंटीबॉडीज़ बॉडी की जो पेशेंट की बॉडी है, ठीक है, उसकी एंटीबॉडीज़ पेशेंट की जाके उस एंटीजन को पकड़ती हैं और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जब बन जाते हैं तो वो जाके डिपॉजिट होने लग जाते हैं किडनीज़ की ग्लोमेरुलाई के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और फिर वो किडनीज़ के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली वो डिजीज़ शुरू हो जाती है. उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है इस पूरी जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है इसमें कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और वो जाकर टिश्यूज़ के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है. फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लीमेंट्स बॉडी के सिस्टम, अगर इन पेशेंट्स के हम कॉम्प्लीमेंट्स लेवल कराएं ना तो हमें कम मिलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो के फिर वो कम हो जाते हैं. फिर जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है ना, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं उस जगह पे. न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो सारा सफाई करें वहाँ की इन्फ्लेमेशन में ना, और फिर क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे अपने एंजाइम्स रिलीज़ कर देते हैं जिनको लाइसोसोमल एंजाइम्स कहते हैं. ये एंजाइम्स भी डिस्ट्रॉय करते हैं टिश्यूज़ को, अल्टीमेटली टिश्यू इंजरी हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल वैस्कुलाइटिस हो गया, ठीक है, और फिर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती हैं. तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस की क्या एग्जांपल्स हैं? ये जो सिस्टमिक ल्यूपर्स एरिथ्रेमेटोसिस आपने सुना होगा, मशहूर ज़माना, इसमें भी यही होता है. फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने सुना होगा, इसमें भी यही होता है. फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोज़ा होता है, ये वैस्कुलाइटिस की टाइप है. पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलाइटिस, IgA वैस्कुलाइटिस, IgA वैस्कुलाइटिस. तो इन सब में एक्चुअली क्या हो रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, वो जाकर टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीरम सिकनेस, ठीक है. सीरम सिकनेस क्या होती है कि इट इज़ अ प्रोटोटिपिक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़. इसमें क्या होता है, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ अगेन फॉरेन प्रोटीन्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल किसी को ना कोई फॉरेन प्रोटीन आ गई है उसकी बॉडी में, ठीक है, कोई भी, क्या होती है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं. फिर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो जाके टिश्यूज़ में डिपॉजिट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है और फिर इम्यून इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है. तो दिस इज़ सीरम सिकनेस, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से. उसकी बॉडी पर रैशेज शुरू हो जाती है, अर्टिकेरिया जिसको हम कहते हैं. फिर उसके घुटनों में भी पेन होने लग जाती है, अर्थ्रैल्जिया कहते हैं, क्योंकि जॉइंट्स के भी अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है. फिर उसकी जो प्रोटीन्स है ना वो उसके यूरिन में आने लग जाती हैं, लिम्फेडिनोपैथी शुरू हो जाती है. तो ये सारी सीरम सिकनेस की क्लिनिकल फीचर्स हैं कि एंटीजन एक्सपोजर के 1 से 2 हफ्ते के बाद ये शुरू होते हैं, ठीक है. अब इसके अलावा सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शंस क्या हो सकते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हैप्टेंस के तौर पे एक्ट करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आपको याद है, ये आपको पता है कि ये जो सेफ्लोस्पोरिन्स होती हैं और पेनिसिलिन होती है, जब भी हमने किसी बॉडी को ये चीज़ें देनी होती हैं सबसे पहले हम उनका ना टेस्ट करते हैं, स्किन टेस्ट पेनिसिलिन्स का. कई बॉडी में एलर्जी तो नहीं शुरू हो रही, ठीक है, तो पेनिसिलिन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इनसे भी कुछ लोगों को रिएक्शन हो सकते हैं. इन्फेक्शन एसोसिएशन भी हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शंस भी जो है ना सीरम सिकनेस के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी. तो हो क्या रहा है, टाइप 3 में एक आर्थस रिएक्शन है. ये हमने सीरम सिकनेस की बात की, एक आर्थस रिएक्शन है. आर्थस रिएक्शन क्या होता है कि इसमें भी वही इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये लोकल होता है, सब एक्यूट होता है, ठीक है. सीरम सिकनेस जो था ना उसमें पूरी बॉडी में रिएक्शन हो रहा था, सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस थी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट जो लेवल्स हैं C3 C4 वो ड्रॉप कर जाते हैं. आर्थस रिएक्शन में क्या होता है, लोकलाइज रिएक्शन होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को क्या होता है कि उसकी बॉडी में ना ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgG एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही होती हैं, ठीक है. एंटीजन हमने उसको स्किन से इंट्रोड्यूस करवाया होता है और उस जगह पे, उसी स्किन के जगह पे ना क्या होता है कि रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है.
तो मतलब वो जो स्किन का हिस्सा होता है ना, जहाँ पे हमने एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाई होती है, वहीं पे एंटीबॉडीज़ आगे उसको पकड़ती हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं, और वहीं पे स्किन के ऊपर ही रिएक्शन हो जाता है लोकलाइज्ड सा, ठीक है। तो लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है कि किसी ने वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, वैक्सीनेशन कराई है, आपको पता है ना वो बाजू पे या थाई पे जो है ना वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसी जगह पे वैक्सीन वाली साइड पे ही, क्योंकि एंटीबॉडी दी है हमने, तो सॉरी एंटीजन दी है उस वैक्सीन की, और बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो है ना वहाँ पे आके उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, और उसी स्किन से साइड पे लोकल रिएक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसकी बूस्टर बूस्टर वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज है कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, और बूस्टर डोज दी जा रही है। तो इसमें क्या होता है, एडिमा होता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का आपको पता होना चाहिए, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, आर्थस रिएक्शन क्या है, और सीरम सिकनेस क्या है। सीरम सिकनेस पूरी बॉडी का रिएक्शन है, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस का है, और आर्थस रिएक्शन इस लोकलाइज्ड एरिया का रिएक्शन है। नेक्स्ट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसको हम सेल मीडिएटेड या डिलेड कहते हैं। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखी जिसमें आईजीई एंटीबॉडी थी। टाइप 2 हमने देखी जिसमें सरफेस के ऊपर एंटीजन पड़ी हुई थी और एंटीबॉडी आके उसको अटैक कर रही थी, ठीक है। फिर हमने टाइप 3 देखी जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते थे और वो जाके टिश्यूज़ के ऊपर जाके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इनकी हमने एग्जांपल्स देखी। नाउ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है कि जस्ट टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती। इसी वजह से ये थोड़ी डिफरेंट है। इसको हम टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टी सेल है और वो जाके टारगेट सेल को इंजर करता है। अब दो मैकेनिज्म्स हैं इसके, या तो डायरेक्ट सेल साइटोटॉक्सिसिटी होती है, या सेकंड है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। डायरेक्ट सेल साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, आपको पता है ना, टी सेल्स दो तरह के होते हैं, CD4 पॉजिटिव होते हैं और CD8 पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो CD8 पॉजिटिव है ना, उनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। ये टारगेट सेल्स को जाके डायरेक्टली किल करते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में क्या होता है कि जो CD4 टी सेल्स होते हैं ना, वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और वो साइटोकाइंस जो है ना, वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन और करवाते हैं और डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो डायरेक्ट सेल में टी सेल्स डायरेक्टली टारगेट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, उसमें टी सेल्स पहले रिलीज़ करते हैं साइटोकाइंस, जिसमें CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं, CD8 पॉजिटिव डायरेक्टली किल कर रहे हैं, और CD4 पॉजिटिव जो है ना, वो पहले साइटोकाइंस रिलीज़ कर रहे हैं और साइटोकाइंस जो है ना वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब इसको हम टाइप 4 क्यों कहते हैं, क्यों डिलेड कहते हैं? क्योंकि टाइप 4 इज़ डिलेड क्योंकि इसमें एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी नहीं हो रही। इट इज़ फोर्थ टाइप एंड लास्ट डिलेड। इसकी इजी मेमोरी ट्रिक क्या है, टू रिमेंबर 4। इसके लिए आपने याद रखना है, इसमें टी सेल्स होते हैं, 4 टीज हैं इसमें। टी सेल्स हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस के अंदर है ये रिएक्शन होते हैं। टीबी का ये जो ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट हम करते हैं ना, आपको अगर याद हो कि स्किन टेस्ट के ऊपर हम करते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, कि हम उसको एंटीजन देते हैं, ठीक है, और टी सेल्स मीडिएटेड जो है ना वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी इसकी टचिंग, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये टाइप एग्जांपल्स ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या है, पॉइजन आइवी या निकल एलर्जी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि निकल से जो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है ना, कि कुछ लोग कहते हैं हमने बेल्ट पहनी थी तो हमें जो है ना वो स्किन पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया, या फॉर एग्जांपल कोई कहता है हमने जो है ना ये ईयरिंग पहनी थी, हमने ये रिंग पहनी थी फिंगर पे, उसके बाद हमें रिएक्शन हो गया। तो दिस इज़ लाइक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इसमें क्या होता है कि टी सेल्स जो होते हैं ना वो आके उस जगह पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ड्रेस सिंड्रोम आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ईओसिनोफिल्स हो जाते हैं, ठीक है, ड्रग रिएक्शन विद ईओसिनोफिलिया एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स। फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ है कि किसी ने फॉर एग्जांपल किसी को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऑर्गन जो है ना उसमें भी रिजेक्शन में भी टी सेल्स एसोसिएटेड होते हैं। तो टेस्ट इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। पीपीडी स्किन टेस्ट है जो हम टीबी इन्फेक्शन के लिए करते हैं, जिसमें ड्यूरेशन होती है, फिर हम उसको मेजर करते हैं 48 टू 72 आवर्स के बाद के किसी को टीबी है कि नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि उसकी बॉडी में अगर टीबी हो ना, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी टीबी के अगेंस्ट ना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट ना टी सेल्स बने होते हैं, तो हम उन्हीं टी सेल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह पैच टेस्ट होता है फॉर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इसी तरह कैंडिडा स्किन टेस्ट होता है, इसमें भी हम जो है ना कैंडिडा के बारे में डिस्कवर करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना हमारा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। सो टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आई होप आपको समझ आई होगी। आपने यहाँ से ये सारा रीड कर लेना है, आपने व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किए हुए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है ना कॉन्टैक्ट दिया होता है, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको
इसमें ऐड कर देती हूँ, वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें देखें कि क्या क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप और फाइनल आउटकम क्या हो रहा है, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी सारा आपने रीड कर लेना है। अब मैं हम आपके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट यूएसएमएलई बुक से लिया गया है टॉपिक, ये आपने यहाँ से रीड कर लेना है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब जी देखें, एमसीक्यू सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन एन एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब हमने देखा था कि एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं। हमने देखा था कि इसमें क्या था, दिस इज एक्चुअली टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मीडिएटेड बाय कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अगर आपको याद हो तो सेल डिस्ट्रक्शन जो था ना, उसमें हमने इस तरह की कोई भी एग्जांपल आए ना, मतलब कोई भी आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं कि ये कौन सी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, तो आप उसका एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।